नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे। रक्षा मंत्री ने कहा, धर्म के आधार पर पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोग। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने पेश किया मिसाल। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना। यात्रियों में खुशी की लहर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, लेकिन असम के मोरी गांव में हालात अब भी खराब। सिक्किम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने चाटन के लिए पहुंचाई राहत सामग्री। ईद उल अजहा पर देश भर में विशेष नमाज। राष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, सद्भाव को प्रेरित करे ये अवसर। और फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग में फाइनल आज। साबालेंका के सामने कोको गॉफ की चुनौती। वहीं पुरुष वर्ग में कल सिनर और अल्कराज होंगे आमने सामने। और सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर की। और ऑपरेशन सिंदूर को पूरा हुए आज 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में हमारे सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की रात में 1:05 से लेकर 1:25 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों के 9 लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए, जिनमें से बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल था। जबकि मुरीदके में मौजूद लश्कर के आतंकवादी ठिकानों पर भी ऐसा ही करारा प्रहार हुआ, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि उसने हमारे बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जांबाज जवानों ने पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का न्यू नॉर्मल एक्शन है। अब पाकिस्तान से सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और आतंकवाद पर ही बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में कहा, सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद को मानवता और शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कहा कि आतंकवाद हर दृष्टि से विध्वंसक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का भारत दशकों से शिकार रहा है। पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों को केवल उनके मजहब के आधार पर मारा गया। ये क्रूरता बर्बरता की पराकाष्ठा थी। इस हमले का मकसद भारत की एकता तोड़ना और देश में डर फैलाना था, पर ऐसी घिनौनी कोशिश हमेशा नाकाम होती रही है। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आतंकवादी केवल मजहब का नाम लेकर अपने कुकर्मों को वैधता देने की कोशिश करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब हमारी नीति है कि आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। इसके साथ ही आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड के बीच अंतर किए बिना मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारत ने न केवल आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारतीय सशस्त्र बल और सरकार आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समय की मांग है कि वैश्विक समुदाय राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट हो। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भी ये समझना होगा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज और ऋण किस प्रकार सीमा पार आतंकवाद के पोषण में खर्च होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाया जाना चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कैसी है। लेकिन इसके साथ ही सिंदूर शब्द ने काफी सुर्खियां बटोरी। तो आइए जानते हैं कि सिंदूर का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की।
इस कार्रवाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। इसके बाद सिंदूर शब्द को लेकर दुनिया भर में चर्चा होने लगी। इस लाल रंग के सिंदूर का सनातन हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। सिंदूर का पौधा एक खास पत्तेदार पौधा होता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो रखता ही है, इसे शुभता और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ये पौधा पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है और अक्सर मंदिरों और घरों में इसे लगाया जाता है। सिंदूर एक शक्ति का प्रतीक है जो हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं। सिंदूर विवाह समारोह के समय लगाया जाता है और फिर उसके बाद हर दिन विवाहित महिलाएं इसे लगाती हैं। सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक है। दरअसल इन आतंकियों को सिंदूर की ताकत क्या है पता नहीं था। आतंकवादियों ने पहलगाम में विवाहित महिलाओं के पतियों को मारकर उनका सिंदूर उजाड़ा था। इसीलिए इन आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय सैनिकों ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये सिंदूर का पौधा पीएम को पिछले दिनों गुजरात दौरे के दौरान भेंट किया गया था। 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने पीएम को इसे भेंट किया था। असल में सिंदूर का पौधा एक खास किस्म का पेड़ होता है जिसे अंग्रेजी में कुमकुम ट्री या कमील ट्री कहा जाता है। इसका बोटानिकल नाम बिक्सा ओरेलिना है और इसे संस्कृत में सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंदूर का पेड़ मूलतः दक्षिण अमेरिकी पौधा है। हालांकि अब ये भारत, म्यांमार, फिलीपींस समेत कई उष्णकटिबंधीय देशों में उगता है। इसे आम बोलचाल भाषा में सिंदूरी, लाट दुर्गा या अन्नाटो भी कहा जाता है। इसमें लाल कलर के फल उगते हैं जिसका इस्तेमाल कर पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर या लिपस्टिक तैयार की जाती है। इसके फूल गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। फल हरी कैप्सूल फली जैसी होती है जो पकने पर भूरी या लाल हो जाती है। अमेरिका में इसको अन्नाटो कहते हैं। अन्नाटो ट्री के बीजों की बाहरी परत से एक प्रकार का लाल नारंगी रंग निकाला जाता है जिसका इस्तेमाल महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों, खाद्य पदार्थों को कलर करने और औषधियों में किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो गया। ये ट्रेन आज श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना हुई। इस मौके पर यात्रियों की खुशी देखते ही बनी। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। कश्मीर की इस पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वो दृश्य भी सामने आया जब ये अंजी खट पुल को पार कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के दौरे के कुछ विशेष झलकियां सामने आई हैं जिसमें वो चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो एक्स पर शेयर किया है। पीएम ने कहा कि ये दोनों पुल परिवर्तनकारी परियोजनाएं हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है।
पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। तो विकास और विरासत के संरक्षण की नई गाथा लिखी गई है और चिनाब ब्रिज इसी तरीके का एक ऐसा इंजीनियरिंग का नमूना है जो दुनिया को चकित करता है, भारत के सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के 11 साल पूरे होने से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान फसल बीमा योजना, किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। अब एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी से देश के अन्नदाताओं को न सिर्फ फसलों की उचित कीमत मिल रही है बल्कि उनकी आय में भी इजाफा हुआ है। पहले हर छोटी मोटी जरूरत के लिए भी हम किसानों को उधार लेना पड़ता था। अब पीएम किसान योजना से सीधे खाते में पैसा आता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले बदलते मौसम की वजह से फसल खराब होती थी, बड़ा नुकसान होता था। आज मौसम की मार किसानों पर नहीं पड़ती क्योंकि फसल के नुकसान की पूरी भरपाई होती है। खरीदार आते थे और मनमर्जी के भाव पे हमसे हमारी पैदावार ले जाते थे। आज किसानों को एमएसपी पे खरीद का पूरा भरोसा है और मंडी से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड लाखों किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है। निर्मला सीतारमण कार्यालय ने एक्स पर संदेश में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी चीज़ें खरीदने के साथ साथ फसल उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किफ़ायती ऋण समय समय पर मिलता है। 5.7 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ 465 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। केसीसी स्कीम के जरिए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन मिलने में आसानी हुई है। इसके तहत समय समय पर भुगतान करने वाले किसान को 4% की कम ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। निर्मला सीतारमण कार्यालय के एक्स संदेश में कहा गया है कि समय पर ऋण चुकाने पर किसानों को 3% का एडिशनल प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिलता है। इससे प्रत्येक 1 लाख केसीसी ऋण पर किसान हर साल 9,000 रुपये तक ब्याज बचा सकता है। सरकार ने सब्सिडी वाले केसीसी ऋण की सीमा को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, जिससे मछुआरों और डेयरी किसानों सहित लगभग 7.7 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। 2013 से 2024 में कृषि बजट में 5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। 2013 में सिर्फ 21,500 करोड़ रुपए से 2024 में कृषि बजट बढ़कर 1,22,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये किसानों के कल्याण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। पिछले 11 साल के दरमियान देश में खेल न सिर्फ इसमें ढांचागत परिवर्तन हुआ है बल्कि अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने भी एक नई पहचान बनाई है और इसके लिए खेल जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां एक स्वर में मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल के अंदर एक नई क्रांति देखने को मिली है। भारत सरकार के द्वारा जो ये स्कीम चालू कर रखी है 11 साल से, टॉप्स और खेलो इंडिया, इससे मतलब हर एक प्लेयर को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, तो मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। लास्ट 11 साल में हमारी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। जैसे खेलो इंडिया स्कीम और टॉप स्कीम के तुरंत हमारी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अपग्रेड दिखाई दिया, जिस कारण मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे स्कीम निकालने के लिए, और जिससे कारण एथलीट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ,
जैसे नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में, फिर कंटिन्यू सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक्स में, और पेरिस ओलंपिक्स में हमारी इंडियन कंटीजेंट ने 6 मेडल जीत के बहुत सारा बच्चों की इंस्पायर बने। मैं चाहती हूँ ऐसे ही वो लोग आगे काम करते रहे और एथलीट के साथ रहे। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। खास करके मैं खेलों की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन हुआ है। पेरिस पैरालंपिक में 29 मेडल जीत के भारत ने विकसित राष्ट्रों को भी पछाड़ दिया और मेडल टैली में 18वें नंबर पे आए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई करते हैं, मेडल जीतने पे उनसे बातें करते हैं, इससे क्या गरीब किसान मजदूर का जो बेटा बेटी खेल के मेडल जीतता है तो उनका बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है। मैं भारत सरकार द्वारा पिछले 11 सालों में किए गए खेलों को बढ़ावा के लिए जो काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। पिछले जो है 11 साल में हमारा रेसलिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शूटिंग, हॉकी, कई गेम है जिसमें भारत को मेडल लगातार मिलते रहे। ये सिर्फ भारत सरकार के द्वारा किया गया जो खेलों के लिए जो कार्य है उसी के द्वारा जो है ये काम हुए हैं। और अब खबरें विकसित कृषि संकल्प अभियान की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां थानो न्याय पंचायत के अंतर्गत पाववाला सोडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिए। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में खाट पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को भी सुना। देश के किसानों की समृद्धि का लक्ष्य विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। खाट पर खड़े होकर किसानों से किया संवाद। कृषि मंत्री ने कहा उत्तराखंड को बनाएंगे हार्टिकल्चर हब। कृषि मंत्री ने कहा वैज्ञानिकों के लिए असली लैब किसानों का खेत। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और आधुनिक ज्ञान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के एक दृढ़ कदम के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिकों की 2170 टीमें गांव-गांव जाकर करोड़ों किसानों से सीधा संवाद कर रही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चौपाल लगाकर किसानों के साथ संवाद भी किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देहरादून के पाववाला सोडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में खाट पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल में कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पाववाला सोडा में स्थित नर्सरी का अवलोकन करते हुए पौधारोपण किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में कृषि अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। असली लैब तो खेत है, किसान की खेत। जब वहां काम होगा तब मामला बनेगा। और इसलिए कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया कि वैज्ञानिक भी निकले, केंद्र सरकार का कृषि विभाग निकले, वीसी निकले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे केवीके का अमला निकले, राज्य के कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी निकले और गांव में किसान के बीच पहुंचे।
पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी अभियान के तहत देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के जामा मस्जिद समेत देश भर में विशेष नमाज अदा की गई। तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, अजमेर, पटना समेत कई जगहों पर सुबह से ही लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचे और देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार बलिदान, आस्था और अनेक उदात्त आदर्शों के महत्व को समझाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और हमारे समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। प्रधानमंत्री ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को रजिस्ट्रेशन की पर्ची के लिए शुल्क अदा करना पड़ेगा। पहले ये पर्ची मुफ्त बनती थी, लेकिन अब इसके लिए 10 रुपये प्रति पर्ची शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकार इससे पीछे अस्पतालों में लोगों को ज़्यादा सुविधा मुहैया कराने का तर्क दे रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार सिर्फ कर और कर्ज की सरकार बनकर रह गई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब रजिस्ट्रेशन की जो पर्ची होती है उसके लिए भी लोगों को शुल्क अदा करना पड़ेगा। 10 रुपये इसके लिए तय किए गए हैं। ऐसा करके प्रदेश सरकार ने सालों पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि निःशुल्क बनने वाली पर्ची पर अब प्रदेश सरकार शुल्क लगाएगी और इसको लेकर लोगों में एक नाराजगी देखने को मिल रही है। हाल ही में 26 मई को हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलने का फैसला किया है। 5 जून से इस फैसले को लागू भी कर दिया गया है और अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अगर आप इलाज के लिए जाते हैं तो खुद को पंजीकृत कराने के लिए जो पर्ची ली जाती है उसका भी अब 10 रुपए के हिसाब से शुल्क अदा करना पड़ेगा, जो अब तक निःशुल्क था। अब तक अस्पताल में किसी भी तरह का पर्ची शुल्क वसूला नहीं जाता था, लेकिन 26 मई को हुई बैठक में पर्ची शुल्क लगाने का सरकार ने फैसला लिया है। इसको लेकर प्रदेश भर में लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट करवाने को लेकर भी अस्पताल में कुछ शुल्क मानक तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तर्क है कि उन्होंने अस्पतालों में काम करने वाली रोगी कल्याण समिति को ये शुल्क तय करने के लिए कहा है, क्योंकि इस शुल्क से अस्पतालों में मरीजों के लिए ही सुविधाएं तैयार की जाएंगी और इसमें सरकार द्वारा जनता पर बोझ डाले जाने वाली कोई बात नहीं है। कि सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस कर दिया। हॉस्पिटल अगर चाहता है अपनी सफाई रखना, मेंटेनेंस रखना, तो वो 10 रुपये पर्ची के लगा सकता है। अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता, उनके अपने संसाधन है, कोई अपनी इनकम है, तो उनको पर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो उस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति जिसमें लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा तय करना है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन को थोपा नहीं गया। वहीं विपक्ष का तर्क है कि सरकार जनता को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएं छीनने में लगी है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये सरकार कर और कर्ज की सरकार है, जो खुद भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। परिपक्व फैसले दे रहे हैं और इसलिए मैंने आज इस बात को लेकर के कहा भी है कि ये सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में कर और कर्ज की सरकार बन करके रह गई है। पूरे विकास कार्य ठप पड़े हैं और आगे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज़ को उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में पर्ची शुल्क लगाना और निःशुल्क मिलने वाले मेडिकल टेस्ट पर भी शुल्क तय करने का फैसला ये दिखाता है कि मौजूदा सरकार वित्तीय संकट से उभरने के लिए आम जनता पर तरह तरह के शुल्क लगा रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में रोज के करीब 12 से 15 हज़ार मरीज पहुंचते हैं। 12 से 15 हज़ार की ओपीडी लगती है। ऐसे में विपक्ष द्वारा प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधा जा रहा है। सरकार पर जबरदस्ती जन विरोधी फैसले लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर फैसले की वजह से आम लोगों में भी सरकार के प्रति एक नाराजगी देखने को मिल रही है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।